हेलो फ्रेंड्स, वोकेशनल कंप्यूटर के पीएचपी सब्जेक्ट जो कि बीए, बीकॉम और बीएससी के फाइनल ईयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है पीएचपी, उसके सेक्शन बी को हम आज आपके साथ सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है वो है हमारा वेब सर्वर क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वेब सर्वर वो है जहां पर सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है और एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हुए हम उस सर्वर से इंफॉर्मेशन को एक्सेस या रिट्राइव करते हैं। वेब सर्वर का यूज़ हम बेसिकली किसी भी इंफॉर्मेशन को ब्राउज़र के द्वारा एक्सेस करने के लिए करते हैं। जब भी हम पीएचपी के अंदर कोई वर्किंग कर रहे हैं तो उसके लिए हम अपाचे वेब सर्वर जैसे एग्जैम्प या वैम्प का यूज़ करते हैं। बेसिकली वेब सर्वर हमारे ब्राउज़र को इंफॉर्मेशन रिट्राइव करने के लिए यूज़ किया जाता है। वेब सर्वर पर यूज़र हमेशा रिक्वेस्ट सेंड करता है और कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होकर हमें रेस्पॉन्स के फॉर्मेट में हमारे ब्राउज़र के ऊपर शो हो जाती है, तो इसे बेसिकली वेब सर्वर कहा जाता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि वो जगह जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया गया है और हम अपने ब्राउज़र से अगर उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वो जगह, उस स्टोरेज लोकेशन को वेब सर्वर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन द्वारा डेवलप दुनिया में सबसे पॉपुलर वेब सर्वर में से एक है। अपाचे एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है और हम ये कह सकते हैं कि अपाचे वेब सर्वर पर लगभग 70% मशीन्स रन हो रही है, चल रही है। सेकेंडरी क्वेश्चन जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिलेशन बिटवीन MySQL, ओपन सोर्स एंड अपाची। जैसा कि ये क्वेश्चन आपको बड़े फॉर्मेट में भी आगे जाके मिलेगा जिसे हम AMP मॉड्यूल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है। फॉर्मली अगर समझा जाए तो ओपन सोर्स एक टेक्नोलॉजी है, मीन्स जिसे हम फ्री टू यूज कहते हैं, जिसके ऊपर आप कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, उसके सोर्स कोड को आप चेंज कर सकते हो, उसके सोर्स कोड को मॉडिफाई करके आगे सेल आउट भी कर सकते हो। MySQL एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका यूज बेसिकली PHP के साथ में किसी भी डायनामिक वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए किया जाता है और इसके सोर्स कोड को, या हम ये कह सकते हैं कि PHP में लिखे गए कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम हमारे जिस सर्वर का यूज करते हैं उसे अपाची सर्वर कहा जाता है। मीन्स वह ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका सोर्स कोड सभी यूजर के प्रयोग करने के लिए अवेलेबल है और यह ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री होता है। कोई भी यूजर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। जिस यूजर को भी टेक्निकली नॉलेज है वो इसके सोर्स कोड को मॉडिफाई कर सकता है और उसको आगे रीडिस्ट्रीब्यूट भी करवा सकते हैं। लिनक्स ओपन सोर्स का सबसे बेस्ट उदाहरण है। अपाची एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो बिल्कुल फ्री है। अपाची वेब सर्वर को विंडोज और लिनक्स में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं और अपाची वेब सर्वर का सबसे ज़्यादा प्रयोग लिनक्स सर्वर में होता है। हम ये कह सकते हैं, जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ाई था कि वेब सर्वर क्या है, हमने एक एग्जाम्पल भी रीड किया था कि अपाची सर्वर उसका एग्जाम्पल है। मीन्स अपाची वेब सर्वर फास्ट, रिलायबल और सिक्योर है। अभी सबसे ज़्यादा वर्डप्रेस वेबसाइट हमारे अपाची सर्वर पर ही होस्ट होती है। और नंबर 3 हमारा MySQL, जिसे MySQL के नाम से भी जाना जाता है, कि ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो फास्ट और उपयोग करने में आसान है। यहाँ कई छोटे बड़े रिसोर्सेज द्वारा इसको यूज़ किया जाता है। ये कई ऑपरेटिंग सिस्टम में भी काम कर सकता है और इससे हम कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में भी अटैच कर सकते हैं और ये भी फ्री है। तो ये एक 3-in-1 कॉम्बिनेशन हो गया जिसे हम ओपन सोर्स, अपाची और MySQL टेक्निक के नाम से जानते हैं। तीनों ही फ्री टू यूज है और तीनों का यूज बेसिकली ओपन सोर्स एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ऑपरेटर्स इन PHP। ये भी स्टूडेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन पेपर के अंदर आ चुका है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। हम जानते हैं कि ऑपरेटर एक प्रकार के चिन्ह होते हैं, सिंबल होते हैं जो कंपाइलर को बताते हैं कि वेरिएबल के बीच में क्या लॉजिक लगाना है। अगर मैं सिंपली प्रोग्राम बनाते समय a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 5 दे दूं, लेकिन अगर मैं कोई भी ऑपरेटर आइडेंटिफाई नहीं करूं तो मेरे कंपाइलर को पता नहीं चलेगा कि इन दोनों के बीच में लॉजिक क्या लगाना है, क्योंकि 10 और 5 अगर हम एडिशन करते हैं तो 15 होता है। 10 और 5 का अगर हम
डिवीजन निकालते हैं तो 2 आएगा, अगर हम 10 और 5 में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 आएगा। तो अगर मैं कोई भी सिंबल आइडेंटिफाई नहीं करूं तब तक हम डिफाइन नहीं कर सकते कि इन वेरिएबल के बीच में क्या लॉजिक लगाना है। तो बहुत ही सिंपली इसकी थ्योरी बन गई कि ऑपरेटर आर अ सिंबल हु टेल द कंपाइलर विच एक्शन परफॉर्म ऑन ऑपरेंड। ऑपरेटर एक प्रकार के चिन्ह होते हैं, सिंबल होते हैं, जो कंपाइलर को बताते हैं कि वेरिएबल के बीच में क्या लॉजिक लगाना है। बेसिकली ऑपरेटर का प्रयोग हम डेटा को डेवलप करने के लिए करते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर को मैथमेटिक्स से लिया गया। अगर हम सिंपल थोड़ी बहुत भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ चुके हैं तो हम बेसिकली 5 ऑपरेटर बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। बेसिकली 8 तरह के ऑपरेटर हमें सभी प्रोग्रामिंग में मिलते हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर। तो इस तरह के ऑपरेटर हमें मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर सिंपल 5 ऑपरेटर भी अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण तैयार हो जाएगा। जैसा कि पहला ऑपरेटर दे दिया आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसका यूज मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए किया जाता है, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, सब्ट्रैक्शन। कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसे आप बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर के नाम से जानते हो, दो वैल्यू के बीच में कंपेयर करने के लिए इसका यूज करते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसे हम सिंपली इक्वल टू के नाम से जानते हैं, मीन्स किसी भी वैल्यू को असाइन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर, जिसे हम एंड और नॉट के नाम से जानते हैं, लॉजिक को एक्सप्रेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, वैल्यू को 1 से बढ़ाने के लिए और वैल्यू को 1 से घटाने के लिए, 1 फॉर इंक्रीज और 1 फॉर डिक्रीज, हम इसका यूज करते हैं। तो ये हमारे सिंपली ऑपरेटर्स का क्वेश्चन तैयार हो गया। ऑपरेटर क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, या उनमें से कोई भी 5 ऑपरेटर आप डिस्क्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा लूप इन पीएचपी। बेसिकली लूप का मतलब होता है कि किसी एक वेरिएबल के लिए जब आप मल्टीपल वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं तब हम लूप का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे किसी प्रोग्राम में 10 वैल्यू प्रिंट करनी है तो या तो मैं 10 टाइम उसका स्टेटमेंट लगाऊंगा, जैसे हम पीएचपी में लिखेंगे इको 1, इको 2, इको 3, इको 4। लेकिन अगर मुझे 100 वैल्यू प्रिंट करानी है तो इस स्टेटमेंट को बार बार लिखना बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि स्टार्ट कहाँ से हो जाए, 1 से, और एंड कहाँ पर हो जाए, 10 या 100 तक। तो एक ही वेरिएबल के लिए जब आप मल्टीपल वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं तो उसके लिए आप लूप का यूज करते हैं। और लूप तब तक चलता रहेगा जब तक पूरी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। बेसिकली प्रोग्रामिंग में लूप 4 प्रकार के हैं। सबसे सिंपल मिलता है आपको फॉर लूप, फिर मिलता है आपको व्हाइल लूप, फिर मिलता है आपको डू व्हाइल लूप, और फिर मिलता है आपको फॉर ईच लूप। अगर हम सिंपल क्वेश्चन की बात करते हैं तो व्हाइल और डू व्हाइल हमारा कॉमन क्वेश्चन रहता है, जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आ चुका है कि व्हाइल और डू व्हाइल में क्या डिफरेंस है। व्हाइल को एंट्री कंट्रोलर लूप कहा जाता है, डू व्हाइल को एग्जिट कंट्रोलर लूप कहा जाता है। व्हाइल को हम प्री कंपाइल्ड लूप कहते हैं, डू व्हाइल को हम पोस्ट कंपाइल्ड लूप कहते हैं। व्हाइल में अगर कंडीशन ट्रू है तो ही स्टेटमेंट प्रिंट होगा, फॉल्स पे कुछ भी प्रिंट नहीं होता। और डू व्हाइल जस्ट ऑपोजिट है हमारे व्हाइल का, कि अगर कंडीशन फॉल्स भी हो जाए तो एटलीस्ट एक वैल्यू प्रिंट होगी ही। तो एक सिंपल मैंने अलग से क्वेश्चन तैयार करवा दिया आपको कि व्हाइल और डू व्हाइल में क्या डिफरेंस है। लेकिन जो हमारा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो है हमारा फॉर और फॉर ईच क्या होता है। कॉमन प्रोग्रामिंग में हम फॉर, व्हाइल और डू व्हाइल ही पढ़ते हैं, लेकिन पीएचपी में एक नया लूप दे दिया गया जिसका नाम है फॉर ईच। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फॉर की, तो फॉर को भी प्री कंपाइल्ड लूप भी कहते हैं, इसे हम एंट्री कंट्रोल लूप भी कह सकते हैं, इसे वन लाइन स्टेटमेंट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पूरी कंडीशन को एक ही लाइन में डिक्लेयर कर देते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि फॉर के साथ में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, मतलब हम कहां से प्रोग्राम को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कंडीशन कहां तक चलाएंगे, और इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट जिसे हम ऑपरेटर भी कह सकते हैं। लेकिन फॉर ईच लूप ये एक स्पेशल टाइप का लूप है और इसका यूज हम बेसिकली एरे के साथ में करते हैं, और ये वहां पे काम आएगा जहां पर हम कंप्लीट वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं। इसके लिए हम फॉर ईच का यूज करते हैं। जैसा कि आपको एग्जांपल दिया गया है, ये आप तैयार कर लीजिए कि सबसे पहला फॉर का है। इस फॉर में मैंने सिंपली 1 to 5 वैल्यू को प्रिंट करवाया है। तो आप देख पा रहे हैं मैंने लिखा है आई की वैल्यू 1 से कहां तक चलानी, लेस देन 5 का मतलब 4 तक,
और प्लस प्लस का मतलब 1 by 1 मेरी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और उसके बाद में मैंने $i को प्रिंट कर दिया। आप ये भी जानते हैं कि PHP में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम डॉलर सिंबल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया आपका इनिशियलाइजेशन, ये हो गई आपकी कंडीशन, और ये हो गया आपका ऑपरेटर। लेकिन जो दूसरा है वो है हमारा एग्जांपल फॉर ईच का, कि आप फॉर ईच के अंदर एरे फंक्शन का यूज करते हो और आपने वैल्यू दे दी 10, 20 और 30, और यहाँ पर आप लिख दिया फॉर ईच के $array एज अ वैल्यू, मतलब वेरिएबल। मीन्स ये तब तक चलता रहेगा जब तक कंप्लीट वैल्यू प्रिंट नहीं हो जाती और आपके सामने कंप्लीट वैल्यूज की प्रिंट हो गई। ये हमारा एग्जांपल हो गया फॉर और फॉर ईच। नेक्स्ट क्वेश्चन, MySQL कमांड्स। इसे आप MySQL कमांड्स के नाम से भी जान सकते हो। और MySQL कमांड्स का यूज हम किसके लिए करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि MySQL भी एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये भी फ्री टू यूज है, ये भी ओपन सोर्स का पार्ट है, और इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन को रखी जाती है वो टेबल फॉर्मेट में होती है। सभी टेबल आपस में इंटररिलेटेड होती है, और उन टेबल से डेटा को फेच करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए हम इसके अंदर DDL, DML, DCL, TCL कमांड्स का यूज करते हैं। जो हमारी सबसे फेमस कमांड है वो हम यूज करते हैं DDL और DML। तो DDL के अंदर आपको 4 कमांड तैयार कर लेनी है, क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर और ट्रंकेट। और DML में आपको तैयार कर लेनी है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट। क्रिएट का यूज टेबल को क्रिएट करने के लिए, ड्रॉप का यूज किसी भी कॉलम को हटाने के लिए या टेबल को हटाने के लिए, अल्टर का यूज नया कॉलम ऐड करने के लिए या नया कॉलम दिए गए कॉलम को हटाने के लिए, मतलब टेबल के साथ में अल्टरेशन करने के लिए, ट्रंकेट का यूज। तो ये कॉमन क्वेश्चन आता है कि ड्रॉप और ट्रंकेट में क्या फर्क है। तो ट्रंकेट का जब हम यूज करते हैं तो टेबल का स्ट्रक्चर अवेलेबल रहता है लेकिन सारा डेटा चला जाता है। लेकिन अगर हम ड्रॉप का यूज करेंगे तो डेटा भी गया और टेबल भी गई। इसी तरह हम यूज करते हैं DML, जिसमें हम यूज करते हैं डेटा बनी गई टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करवाना, अगर डेटा को एडिट करना है तो अपडेट करना, डेटा को हटाना है तो डिलीट करना, और डेटा को देखना है तो सेलेक्ट करना। ये बेसिकली 2 कमांड है जो एडवांस में काम आती है, ग्रांट, रिवॉक, कमेंट, रोल बैक या सेव पॉइंट। तो यहाँ पर आपको बेसिक तैयार कर लेना है कि हमारी SQL की कौन कौन सी क्वेरीज होती है, जिसे डेटाबेस सब क्वेरी भी कहा जाता है। तो एक फॉर्मल क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, SQL की कमांड्स कौन कौन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ज्वाइनिंग 2 टेबल इन MySQL। बेसिकली ज्वाइनिंग का मतलब होता है कि जब आप एक या एक से अधिक टेबल के डेटा को एक सिंगल टेबल के अंदर शो करना चाहते हो, एक्सेस करना चाहते हो, तो इसके लिए हम ज्वाइन या ज्वाइनिंग का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक टेबल में से रोल नंबर और नेम और दूसरी टेबल में से मार्क्स या परसेंटेज को कैलकुलेट करके, रिट्राइव करके और उनका आउटपुट एक ही टेबल में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, तो उसके लिए हम ज्वाइनिंग या ज्वाइन मेथड का यूज करते हैं। ज्वाइन कीवर्ड का इस्तेमाल कॉलम की मदद से 2 या 2 से अधिक टेबल को जोड़ने के लिए किया जाता है। कभी कभी हमें एक से अधिक टेबल के डेटा की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए हम उसे सिंगल टेबल के रूप में लेते हैं। मल्टीपल टेबल को सिंगल टेबल में जोड़कर हम सिंगल SQL स्टेटमेंट से ही डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। टेबल उन कॉलम पर जुड़े हुए होते हैं और टेबल में जिनका डेटा टाइप और डेटा विड्थ एक जैसी हो। बेसिकली ज्वाइनिंग 4 प्रकार की है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इनर ज्वाइन, फुल ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन। ये 4 प्रकार के ज्वाइनिंग हम ज्यादातर अपने डेटाबेस के अंदर यूज करते हैं। और यहाँ पर बता भी रखा है कि इनर ज्वाइन के दिए गए दोनों टेबल की वैल्यू को मैच करके रिकॉर्ड रिटर्न करता है। फुल ज्वाइन के जब लेफ्ट या राइट पे मैच होता है तब रिकॉर्ड रिटर्न करता है। लेफ्ट ज्वाइन टेबल से मैच करके लेफ्ट टेबल के सभी रिकॉर्ड को रिटर्न करता है। और राइट ज्वाइन लेफ्ट टेबल से मैच करके राइट टेबल के सभी रिकॉर्ड को रिटर्न करता है। तो यहाँ पर हम सिंपल सीख गए ज्वाइन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैलिडेटिंग द यूजर इनपुट। यहाँ पर पहले ये समझना होगा हमें कि वैलिडेशन होता क्या है। बेसिकली वैलिडेशन का मतलब होता है कि इट यूज टू फोर्स द यूजर टू फिल अ करेक्ट वैल्यू इन अ फॉर्म। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमारे द्वारा बनाए गए फॉर्म या यूजर फॉर्म के अंदर यूजर से करेक्ट और कंप्लीट वैल्यू लेने के लिए हम वैलिडेशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग फॉर्म भरते ही हो और फॉर्म में अगर आप ईमेल आईडी में अगर @ नहीं लगाते हो, मोबाइल नंबर अगर हम गलती से 9 या 11 डिजिट का लिख देते हैं, URL के अंदर अगर हम HTTP का यूज नहीं करते हैं,
तो इस तरह की कॉमन एरर को वैलिडेट करने के लिए हम वैलिडेशन का यूज करते हैं। जब HTML फॉर्म को क्रिएट किया जाता है तब उसे वैलिडेट भी किया जाता है, और वैलिडेट करने का मतलब है कि यूजर फॉर्म को फिल कर रहा है वो सही इंफॉर्मेशन इंसर्ट करे। हम चाहते हैं कि हमारा जो नेम है वो ज़्यादा से ज़्यादा 12 कैरेक्टर का होना चाहिए, तो इसके लिए बेसिकली हम वैलिडेशन का यूज़ करेंगे। वैलिडेशन के अंदर हम नेम को वैलिडेट, यूजर नेम को, ईमेल आईडी को, URL को, मोबाइल नंबर को और जेंडर को इस तरह से वैलिडेट कर सकते हैं। और वैलिडेशन हम नेम पे भी लगा सकते हैं और ईमेल पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पर एक सिंपल स्क्रिप्ट दी गई है कि अगर आप नेम को वैलिडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यूज़ करते हैं वैलिडेशन का मैच मेथड, रेगुलर एक्सप्रेशन मेथड इसके के नाम से इसको जाना जाता है। और आप यूज़ करते हैं कि या तो नेम होना चाहिए स्मॉल a to z या होना चाहिए कैपिटल A to Z। सेकेंडरी हम यूज़ करते हैं ईमेल वैलिडेशन, मतलब हम ईमेल को भी वैलिडेट कर सकते हैं। और ईमेल वैलिडेशन में मोस्टली किसको ध्यान में रखा जाता है, @ के सिंबल को यूज किया जाता है। अगर ईमेल मैच नहीं होगा तो एरर आ जाएगी, इनवैलिड ईमेल। और अगर नाम मैच नहीं होगा तो लिखा आ जाएगा ओनली लेटर और वाइट स्पेस अलाउड, यहाँ पर नंबर या कोई अदर सिंबल अलाउड नहीं है। तो ये सिंपल सा होता है वैलिडेशन क्या होता है, हम वैलिडेशन कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं। और ये आप सिंपली कोई भी एक एग्जाम्पल इनमें से तैयार कर सकते हो कि आप नेम वैलिडेशन या ईमेल को वैलिडेट कैसे करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्ट्रिंग फंक्शन कौन कौन सा है। सबसे पहले क्लियर हो जाए स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग का मतलब होता है सेट ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर के समूह को स्ट्रिंग कहा जाता है। जैसे अगर आप कोई पूरा नाम लिख रहे हैं हेलो, तो वो हमारा एज ए स्ट्रिंग की तरह शो होता है। स्ट्रिंग एक तरह से कैरेक्टर का कलेक्शन होता है। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है जिसे PHP सपोर्ट करता है। स्ट्रिंग को मैनेज करने के लिए हम PHP के कुछ इनबिल्ट फंक्शन को यूज करते हैं, जैसे strlen, ये सबसे फेमस फंक्शन है। किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम strlen फंक्शन का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पर हेलो वर्ड लिखा है तो ये मुझे बता देगा कि इसमें कुल कितने कैरेक्टर है। तो यहाँ पर 5 हेलो के कैरेक्टर है, 5 वर्ड के कैरेक्टर है और 1 वाइट स्पेस दिया गया है, तो इसका आउटपुट आ गया 11। तो strlen का यूज लेंथ को रिटर्न करवाने के लिए किया जाता है। इसी तरह से सेकंड फंक्शन हमें मिलता है str वर्ड काउंट। स्ट्रिंग में वर्ड काउंट मीन्स जो हमने स्ट्रिंग लिखी है, ऊपर वाले फंक्शन ने तो बताया कैरेक्टर कितने हैं और ये फंक्शन हमें बताएगा कि इसमें वर्ड कितने हैं। जैसे हेलो वर्ड, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 2। थर्ड फंक्शन हमारा strrev, रिवर्स। किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स उल्टा प्रिंट करवाने के लिए हम strrev का यूज करते हैं। जैसे हेलो वर्ड, तो हेलो वर्ड का यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह हमें मिलता है strpos, पोजीशन, कि किसी भी स्ट्रिंग में टेक्स्ट की पोजीशन को सर्च करने के लिए हम str पोजीशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे इसने बताया कि हेलो वर्ड में d की पोजीशन क्या है, तो ये लास्ट है, तो आउटपुट आ गया 10। इसी तरह आपको मिलता है str रिप्लेस, कि किसी भी स्ट्रिंग में वर्ड को या टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए हमें इनबिल्ट फंक्शन दिया गया जिसका नाम है str रिप्लेस। इसी तरीके से हमें एक और फंक्शन मिलता है जिसका नाम है strcmp, जिसे स्ट्रिंग कंपेयर के नाम से जाना जाता है कि दो स्ट्रिंग के बीच में कंपैरिजन को चेक करने के लिए हम str कंपेयर का यूज करते हैं। यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया भी गया। तो ये हमारा एक फॉर्मल क्वेश्चन तैयार हो गया कि स्ट्रिंग क्या है और स्ट्रिंग के फंक्शन कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो एक तरह का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि आप जब PHP के साथ में MySQL को यूज करते हैं तो उसमें टेबल को इंसर्ट करने के लिए आप क्या क्वेरी राइट डाउन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम PHP के साथ डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट करते हैं तो कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए हम कनेक्ट मेथड का यूज करते हैं, और कनेक्ट मेथड में हम सर्वर का नाम, यूजर का नाम, पासवर्ड और डेटाबेस को डिफाइन करते हैं, जो यहाँ पर आपको दिया गया है कि सर्वर क्या है, लोकल होस्ट है, रूट आपका, यूजर का नाम रूट है, पासवर्ड को एक बार हमने ब्लैंक छोड़ा है और हमारे डेटाबेस जो हमने क्रिएट किया है उसका नाम है इन्फो। और आप इस डेटाबेस में जो टेबल क्रिएट कर रहे हो उसका नाम है स्टूडेंट, और उस टेबल में जो आप डेटा इंसर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए हम जो क्वेरी लगाते हैं वो आपको ये क्वेरी यहाँ पर तैयार कर लेनी है कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। स्टूडेंट का हमें क्या एंटर करना है, नेम, तो स्टूडेंट का नेम फॉर एग्जांपल राकेश, परसेंटेज 86.45 और ग्रेड A। जब हम ये क्वेरी हमारी इस टेबल के ऊपर लगाते हैं तो जो टेबल हमने हमारे डेटाबेस में क्रिएट की है तो वहां पर ये जो टेबल क्रिएट हुई है वहां पर ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी कि हमारा जो स्टूडेंट का नाम है वहां पर राकेश स्टोर हो जाएगा,
हमारे जो परसेंटेज है वहाँ पर ये 86.45% स्टोर हो जाएंगे और ग्रेड में ए स्टोर हो जाएगी। ये हमारी टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको फॉर्मली इस क्वेरी को तैयार कर लेना है कि डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करने की क्वेरी क्या है। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जा सकता है, तो आप ये सिंपल फॉर्मल मेथड भी तैयार कर सकते हैं। डेटाबेस को जब भी हम कनेक्ट करते हैं तो हम कनेक्ट मेथड का यूज करते हैं, क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्वेरी मेथड का यूज करते हैं, और जब सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में हम कनेक्शन को क्लोज करते हैं, तो जिसके लिए MySQLi_close का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो भी एक तरह का प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही है कि आप टेबल में एंटर किए गए डेटा को फॉर्म के ऊपर किस तरह से डिस्प्ले करते हो। जैसा कि जब आप डेटाबेस के अंदर कोई डेटा क्रिएट करते हो तो वो इस तरह से आपके बैकएंड के अंदर स्टोर हो जाता है, लेकिन आप इस डेटा को अपने वेब ब्राउजर या PHP फॉर्म के ऊपर शो करना चाहते हो, तो इसके लिए हम बेसिकली फैच मेथड का यूज करते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपने सिंपली कोड राइट डाउन कर लिया कि while $row = MySQL_fetch _array और डेटा को हमने रिट्राइवल कर दिया जो भी हमारे मेथड का नाम है, और एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम। तो हमारा जो डेटा है वो हमारे डेटाबेस से हमारे इस फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है। बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं कि $SQL select एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, MySQL select डेटाबेस जो आपके डेटाबेस का नाम है, और रिट्राइवल क्या करना चाह रहे हैं उस क्वेरी को आप यहाँ पर रिट्राइव करते हैं, और उसके बाद में आप इस फैच मेथड को यूज करते हुए अपने डेटा को शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मली आपने देखा कि आपने यहाँ पर कुल 10 प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लिया। इन 10 प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिए ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसका पार्ट सी, जिसमें और भी महत्वपूर्ण 5 प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी हमारे मोस्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो आप तक पहुंच जाए। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने ग्रुप के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और पढ़ते रहिए ताकि आपका नॉलेज भी इंप्रूव हो और आपकी परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। धन्यवाद।